बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। रोज़ाना मीडिया पर ख़बरें चलती हैं, इशारों कनायों में खुल्म खुल्ला बातें होती हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ से रब्ता कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट ने ये डील, ये ऑफ़र दे दी, इमरान खान को किक आउट कर दिया। क्या ये तमाम फ़ैसले जो हैं ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद कर रहे हैं या फिर कोई और पॉलिसी वज़ा की है GHQ ने? वो पॉलिसी क्या है और क्या जनरल बाजवा साहब को अगर एक्सटेंशन मिलती है या वो एक्सटेंशन लेते हैं तो इसका फ़ैसला कौन करेगा? क्या सिर्फ इमरान खान या जो भी उस वक्त हुकूमत होगी वो फ़ैसला करेगी कि या कोई और ताकतें हैं जो इसका फ़ैसला करेंगी? और फिर अदलिया ने नवाज शरीफ के साथ जो किया, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था उसका, और एक बड़ा तासर है कि शायद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं बड़े एहसानमंद थे नवाज शरीफ के कि उन्होंने उनकी बहाली की तहरीक चलाई और फिर लॉन्ग मार्च किया, जिसके नतीजे में वो जब लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दीगर जो जजेस थे जो PCO के तहत मुशर्रफ ने निकाल दिए थे वो बहाल हो गए और वो बड़े एहसानमंद थे और बड़ा नज़र करम थी उनकी नवाज शरीफ पर। क्या वाक़ई ऐसे था या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कुछ अपनी गेम में थे और नवाज शरीफ को फंसाना चाह रहे थे? इस पर बात करेंगे। एक और बात यार, जो इमरान खान साहब के मजहबी अकायद के हवाले से, वो भी आज हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि वो मजहबी तौर पे किन अकायद के हामिल हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कि जो गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट है, उनके जो साबिक चीफ जज हैं राना शमीम साहब, उन्होंने एक नया काम डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब मैंने जो बयान अल्फी दिया था साकम निसार साहब के हवाले से कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक को फ़ोन किया उन्होंने कि मरियम और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए, इनकी बेल नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जनाब मेरा बयान अल्फी बिल्कुल सच है, इसकी करवाएं इंक्वायरी। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद मिस्टर जस्टिस अतरमिल्ला ने उस कास को नोटिस ले रखा है और वो कहते हैं कि आमिर फ़ारूक तो उस वक्त पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो तो मेरे साथ बैरून मुल्क किसी दौरे पर थे। वो कहते हैं जनाब जो मैंने सुना था वहाँ इनके साकम निसार साहब के मुँह से वो मैंने बयान कर दिया। मेरी मरहुमा जो बीवी थी उनकी ख्वाहिश थी कि ये मैं चीज़ रिकॉर्ड पर लाऊं, इसलिए मैंने बरतानिया में जाकर ये अपना बयान अल्फी रिकॉर्ड करवाया और वहीं उसको मैंने सील करके रख दिया था। पता नहीं कैसे निकला, लेकिन जो मेरा बयान अल्फी है वो 100% ठीक है। ये अगर इस दरख्वास्त को पजीराई मिलती है, जिन्होंने कहा है कि ठीक है आप अगर मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन साकम निसार साहब से भी एक बयान अल्फी लें और फिर उनको बुलाएं, मैं उन पर जिरा करूँगा। वो राना शमीम साहब और एतमाद हैं, अगर इस पर इंक्वायरी शुरू हो जाती है, पहले भी जो उनकी ऑडियो थी जो लीक हुई थी जिसमें वो किसी को कुछ कह रहे हैं साकम निसार साहब, तो उस पर भी फरांसिक के लिए उन्होंने पूछा हुआ है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कि जनाब आप बताएं कि ऐसी चंद एक फर्मों के नाम बताएं जिन पे एतबार किया जा सके और वो किसी के असर में ना हो, उनसे हम फरांसिक करवा लें इसका। अगर वो फरांसिक वाली बात और फिर राणा साहब की बात, जीरा वाली बात जी हो जाती है तो बहुत सारे मामला जो हैं उसमें जो बातें हो रही हैं जब से पनामा केस आया है उसके बाद जो भी अदलिया के हवाले से बातें होती रहती हैं कि जनाब ये हुआ, ये खामी, ये खामी, ये खामी, वो खामी, तो वो भी फिर सच्चाई की तरफ या लाइन जो है उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। राना शमीम साहब ने बहरहाल एक मुश्किल फ़ैसला किया है, माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी उन्होंने कहा ना मैं जो क्या ठीक किया, साकम निसार साहब ने बुला लो। और ज़रा ये कह रहे हैं कि साकम निसार साहब ने कहा है कि अगर उन्हें अदालत बुलाती है तो वो पेश होंगे। वो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था ना जनाब ये कानून के साथ ये जजों को मैंने जैसे किया गया, फ़लाँ को उठा दिया, फ़लाँ को। तो मुझे एक जज साहब ने फ़ोन किया, उनका यार एक चीज़ आप जो है वो मिस कर गए। मैंने कहा वो जनाब क्या? उनका जनाब आप पूरा रिकॉर्ड जो है ना एवनफील्ड का और अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप
रेफरेंस जो है उनका देखें, अदालती रिकॉर्ड देखें। उनका जी एवनफील्ड रेफरेंस में जो फ़र्द जुर्म आयद की गई थी उसमें ये भी था ब्लैक मनी वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला, या पैसे मुल्क से बाहर निकालने का इशू, ये इल्ज़ाम भी उसमें उसके फ़र्द जुर्म में एक नुक्ता ये शामिल था। वो कहते हैं कि लेकिन जो अल-जज़िया स्टील मिल रेफरेंस है, जो स्टील रेफरेंस जो है उसमें भी वही इल्ज़ाम था। ये नुक्ता वो कहते हैं कि इसको उठाया जाना चाहिए था, और बेल में भी ये उठाया जा सकता है कि एक जुर्म जिस पे उन्हें फ़र्द जुर्म आयद हुई लेकिन वो नुक्ता साबित नहीं हुआ, उसी नुक्ते पर दोबारा रेफरेंस कैसे बन गया। ये बहुत सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि जो इनके वकला थे नवाज शरीफ के, वो कोई इस अंदाज में केस नहीं लड़ना चाहते थे कि अदलिया नाराज़ हो। वो अदलिया को नाराज़ किए बगैर मेरिट पे केस जीतना चाहते थे। और मेरिट की बात तो ये है कि अगर एक फ़र्द जुर्म या एक नुक्ता जो है फ़र्द जुर्म का, वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का वही है जो अल-जज़िया स्टील वाला है कि पैसे बाहर कैसे गए, वो बिल कैसे बनाई, यही नुक्ता एवनफील्ड में था, तो फिर यही नुक्ता फ्लैगशिप में था, फ्लैगशिप में वो बरी हो गए। तो फिर ये वो कहते हैं गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। और नवाज शरीफ वैसे एक तरह से खुशकिस्मत भी हैं कि 3 मरतबा निकाला और सबसे बड़ी ताकत जो है उसने निकाला। इसके बावजूद वो इस वक्त मकबूल-तरीन लीडर हैं और उनकी कुदरत की तरफ से कोई ना कोई मदद हो जाती है। मुआहदा होता है मसाके जो NRO बेनज़ीर के साथ, और फ़ायदा नवाज शरीफ भी उठा लेते हैं उससे, वो भी वापस आ जाते हैं। बहरहाल अच्छा, अब आते हैं बात इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली बात। सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर हो चुके हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ उनका ज़ाहिर है उनके साथ काम किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, पहले फारग हुए फिर बहाल हुए वगैरह वगैरह। वो ये कहते हैं कि ये जो तासर है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी शायद बहुत नरम गोशा रखते थे नवाज शरीफ के लिए, वो कहते हैं ऐसा कतई नहीं था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब अपनी गेम पे थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के फ़ौज वालों के साथ राब्ते थे, यानी वो लाबी जो परवेज़ मुशर्रफ मुखालफ थी उनके साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और जैसे कि साकिब निसार साहब ने कुछ ऐसे बेंच बनाए नून लीग वालों को सजाएं दिलवाने के लिए या नहल करने के लिए नवाज शरीफ को, और उनके सरबराह उन लोगों को बनाया जो आइंदा चीफ जस्टिस बनना था जिन्होंने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो आपके जहन में आपको पता ही होगा। वो इसलिए ताकि इनकी ज़ाती मुखासमत एक दूसरे के साथ हो जाए। जज समझें कि जनाब एक दफ़ा हमने इसको ये बहुत बड़ा रगड़ा निकाल दिया हो इनका, अब इनके साथ हमारे मामला ठीक नहीं हो सकते, तो इनको आइंदा भी ऐसे ही इनका रगड़ा निकालते रहना है। और नवाज शरीफ साहब ये समझते रहें कि जनाब ये जज जो हैं ये वाहिद हैं और वो उनके बारे में कभी अच्छा रवैया, ये बहरहाल फ़लसफ़ा है, जो थ्योरी है जो मुझे बताएगी। अब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब क्या गेम डाल रहे थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी वालों को तो वो कहते हैं ना नाखून चने पवाए, उनके वज़ीर-ए-आज़म को नहल किया। ज़रदारी साहब के वो खोल दो जनाब, रेफरेंस बना दो, ये कर दो वो कर दो, उनका वो जनाब जो बाहर पैसा था स्विट्ज़रलैंड बैंकों के अकाउंट खत लिखो, ये करो वो। नवाज शरीफ के बारे में बाज़ार ये लग रहा था कि वो बड़े, लेकिन उन्होंने अंदर खाते वो गेम ये डाल रहे थे कि नवाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान कशीदगी लड़ाई करवा दी जाए। इशफाक परवेज़ कैनी साहब 2013 में आर्मी चीफ थे, वो नवंबर 28 या 29 नवंबर तक 2013 तक चीफ रहे। फिर दिसंबर 2013 तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रहे। अब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ये चाहते थे कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस जाए, फ़ौज इकट्ठी हो जाए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और फिर वो अपने आप को सेकंड चॉइस के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे कि 2 साल बाद मैं सियासत में आऊँगा, और मेरे क्योंकि फ़ौज वालों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात है वो नीचे वालों के साथ, तो फिर मैं उनके कंधे पे सवार होकर वो सदारती निज़ाम वाली बात जो अब हो रही है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जब सियासी जमात बनाई तो उन्होंने उस वक्त कहा कि सदारती निज़ाम लाऊंगा मैं मुल्क में। ये सारी एक प्लानिंग थी। और उन्होंने भेजा मुनीर मलिक साहब को,
वज़ीर-ए-आज़म के पास कि जनाब अदालत कह रही है कि जनाब हमने ये फ़ैसला दिया हुआ है 31 जुलाई 2009 का कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं। तो वहाँ जो मौजूद अफसर थे 21वें 22वें ग्रेड के अफसर हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद ये बताया कि मुलाकात करवा दी गई। मुनीर मलिक साहब अटॉर्नी जनरल थे कि पैगाम लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये करें, आप उसके खिलाफ बनाएं रेफरेंस गद्दारी का आर्टिकल 6 के तहत। तो तमाम लोगों ने कहा कि हाँ जी बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ वहाद आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं यार इतनी जल्दी ना करो, अशफाक परवेज़ कियानी से बात करो, उससे पूछो, उन्हें ये सारी बात जाके हकीकत बताओ। नासिर खोसा साहब, नासिर महमूद खोसा साहब जो सईद खोसा साहब के भाई हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ये और मुनीर मलिक साहब जो अटॉर्नी जनरल थे, ये दोनों भेजे गए जनरल कियानी के पास और उन्होंने कहा कि जनाब ये हुक्म है, ये मामला है, तो आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लें, अगर अदालत का हुक्म है तो अदालती हुक्म के तहत आप ये रेफरेंस वगैरह बना लें, जो भी बनाना है, तो फिर बाद में देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। तो फिर ये रेफरेंस बना था और उसका नतीजा वही निकला जो सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक़ जज हैं जिन्होंने मुझे कहा है, उनका ये नतीजा वही निकला जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कहते थे। लेकिन ये एक गलतफहमी होती है कि जज जो है वो जब अवाम में आएगा तो पता नहीं कितना मकबूल होगा। सज्जाद अली शाह साहब भी जो हैं उनको अपनी मकबूलियत का बड़ा जोम था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बड़ा जोम था, फिर असलम बेग साहब को बड़ा जोम था एक दौर में। लेकिन वो जज होता है, सियासतदान होता है, इसलिए उनकी जो दाल है वो गली नहीं। लेकिन बहरहाल ये कोशिशें जो हैं फ़ौज और नवाज शरीफ के दरमियान पड्डा डलवाने की, ये बड़ी देर से जारी है। हो सकता है फ़ौज के अंदर ही कुछ लोग हों ऐसे जो हरकतें करते हो। बहरहाल जो हुआ वो आप लोगों के सामने है और फिर अब उसके नताइज पूरी कौम भुगत रही है। और दूसरी बात जो ये मैं कह रहा था ना जनाब के एक्सटेंशन, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि जनाब नवाज शरीफ ने कहा है कि एक्सटेंशन वाली तो बात ही किसी ने नहीं की, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाली बात, उसमें उन्होंने जो वड़ाइच साहब हैं, सेल वड़ाइच साहब, उनसे ये भी जो उन्होंने कहा ना कि ये बड़ा एक जनाब रोला पड़ा हुआ है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान वो बयानिया मुख्तलफ है। तो नवाज शरीफ ने वादे किया कि नहीं, मेरी और शहबाज शरीफ की मंजिल एक है, बयानिया भी एक है, मेरा रवैया ज़रा और तरह का है और शहबाज शरीफ का रवैया कुछ और तरह का है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हमारी मंजिलें अलग हैं, एक ही हमारा टारगेट एक ही है, एक ही मंजिल है। बहरहाल वो तो एक ज़िमनी बात आ गई। तो ये जो कह रहे हैं ना कि एक्सटेंशन वाली बात मुझसे तो की नहीं, एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी नहीं पता कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है या नहीं लेनी, मिलनी है या नहीं मिलनी। इसका फ़ैसला एस्टेब्लिशमेंट में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पॉलिसी अब जो एस्टेब्लिशमेंट की चल रही है GHQ की, ये अकेले जनरल बाजवा साहब की नहीं है। ये जब फैज़ हमीद साहब को ISI के चीफ के ओहदा से हटाने का फ़ैसला किया गया और नदीम अंजम साहब को ये ओहदा तफवीज़ करने की प्रेस रिलीज जारी हुई, उस दिन कोर कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारे मामला तय किए गए थे और उसमें ये मामला भी तय किया गया था कि आइंदा जो पॉलिसी मैटर होंगे वो सीनियर कोर कमांडर्स या सीनियर 3 स्टार जनरल्स और आर्मी चीफ मिलकर वो करेंगे। 6 अक्टूबर के बाद जो इमरान खान ने उनके साथ किया, उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया कि अब जो भी फ़ैसला होगा, बाजवा साहब जो भी बात करेंगे वो इत्माद में लेंगे, पहले उस पर खुली डिस्कशन होगी। यानी बाजवा साहब ने अपने इख्तियारात जो हैं ये इस तरह के मामला के हवाले से वो जो पहले 10-11 कोर कमांडर्स या 3 स्टार जनरल्स हैं उनकी एक अनऑफिशियल आप कह लें कमेटी बना दी है, वही ये फ़ैसले करते हैं। वही ये फ़ैसला करेंगे कि फैज़ में इनको बाजवा साहब तो एक्सटेंशन ले लो 2 साल और, वही ये फ़ैसला करेंगे कि नहीं बाजवा साहब नवे न मानते हो, नया कौन होगा, सीनियरिटी के असूलों के तहत होगा। अभी तक तो यही बात सुनने में आ रही है कि सीनियरिटी के असूलों को पेश नज़र रखा जाएगा। अगर एक्सटेंशन का फ़ैसला नहीं होता, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन का फ़ैसला बाजवा साहब ने खुद नहीं करना,
वो मुश्तरका तौर पर होना है। और ये बात कि वो इमरान खान होता है या जो भी होता है उस वक्त किससे रिक्वेस्ट करनी है, किस वज़ीर आज़म से कहना है, ये एक अलग बात है, बात की बात है। और अब बात आती है जनाब कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं, जो रियासत मदीना की बात करते हैं और ख़ुद को एक रूहानी पैरोकार भी कहते हैं, या रूहानी शख्सियत ख़ुद को कभी कभी उन पर भी रूहानियत तारी हो जाती है, तो उनके मजहबी अकायद क्या हैं, इस पे सलीम साफ़ी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी कुछ ज़ाती तजर्बात आज शेयर किए। तो वो यही बातें जो हम कहते रहते हैं जनाब, ये मैंने भी बताया होगा कि जब इनकी वालदा के कुल थे, तीसरा दिन था, तो ये अपने केट उठा के जा रहे थे प्रैक्टिस के लिए, तो इनके कज़न हफीज़ुल्लाह नियाज़ी वगैरह ने इनको रोका कि यार जान दे, ज़्यादा खौफ कर। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब कहते हैं ये तो चले गए थे जब वाला साहब इनके फौत हुए, तो जो चले गए थे इस्लामाबाद, तो पीछे से वो जो ताज़ियत के लिए लोग आते थे उनको तो हमने संभाला था। बहरहाल वो अब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं स्टूडेंट था, डॉक्टर फारूक साहब मेरे भाई थे, तो मैं भी गामदी साहब, जवेद गामदी साहब की महफ़िलों में जाता था, तो मैं तो एक कोने में बैठा होता था, स्टूडेंट था। खान साहब तो उस वक्त मुझे जानते भी नहीं थे। खान साहब, हमीद गुल साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब ये वहाँ आते थे, और इन्होंने वहाँ इमरान खान ने कहा कि मैं तो दहरिया था, तो ये आपने जो मेरा जहन है, जो अवहाम है मज़हब के हवाले से, जो मेरे सवालात हैं, उनके जवाब आपने बिल्कुल ठीक दे दिए। अब मैं ठीक, यार सबको पता है ना कि इस्लाम मतलब पाकिस्तानी की कमज़ोरी है। बहरहाल गामदी साहब इनको बार बार रोकते थे, सियासत में नहीं आना। हमीद गुल साहब इनको लाना चाह रहे थे, और गामदी साहब ने कहा था यार तो वैसे काम कर, फलाह ही काम, अपनी जो करिश्माती शख्सियत है उससे फ़ायदा उठा के ये कुछ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इस तरह के काम करो, सियासत में ना हो। लेकिन वो कहते नहीं। और फिर रूहानियत के हवाले से गामदी साहब जो रूहानियत का आम तस्वर है उससे ज़रा मुख्तलिफ उनका तस्वर है, तो फिर ये गामदी साहब से होगा थोड़े से दूर। इन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया हुआ कि रूहानी शख्सियात का बचपन में भी, फिर मियाँ बशीर साहब का भी जिक्र करते हैं, मियानी साहब में मदफून है वो कहते हैं अब हमीद गुल साहब और इमरान खान साहब के दरमियान या जितने भी ये लोग थे, तय ये था कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस तरह की कोई भी पार्टी बनाएंगे तो हमीद गुल और इमरान खान में से एक चेयरमैन होगा, एक सदर होगा। लेकिन वो कहते हैं इन्होंने चालाकी ये की कि उन्होंने इंतज़ार किया कि हमीद गुल साहब जब मुल्क से बाहर जाएं तब ये पार्टी अनाउंस करके चेयरमैन बना दिए सदर हमीद गुल फारग। वो कहते हैं अब बहुत सारी बातें हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना जिन्होंने इन पे एहसान किया उनको फिर इन्होंने बर्बादी किया। वो ओन चौधरी साहब ने जिन्होंने इनका रब्ता करवाया था बुशरा बेगम साहबा से, उनको वो पहला आर्टरी सुना ये हुआ कि जनाब मेरे नेड़े ना आवे, दूर दूर रहे, कि मैं नहीं कह रहा, सलीम साहब सब कह रहे हैं। खैर वो कहते हैं वो हमीद गुल साहब फिर सिर पीटते रहे, लेकिन भाई साहब ने अपना काम जो है वो कर लिया। वैसे क्रिकेट में भी जब ये थे ऐसे था कि जो इनको लेके आए थे इनके कज़न माजिद खान वगैरह ये वो और दीगर जो इनके मेहरबान थे उनके साथ ऐसे ही इन्होंने इनको चक्कर दिए, ये भी करते रहे। फिर वो कहते हैं जनाब ये मुरीद हो गए मौलाना अकरम अवान साहब के, वो भी एक रूहानी शख्सियत थी, JLM की साइड में इधर सेंट्रल पंजाब। वो कहते हैं जनाब फिर ये मुरीद हो गए मौलाना अकरम अवान साहब के, उनके साथ कुछ अर्सा रहे। फिर वहाँ से उन्होंने भी एक अपनी बना ली थी ना सियासी जमात कह लें आप, सियासी जमात ही बना ली थी उन्होंने भी, मौलाना अकरम अवान साहब ने भी। फिर ये वहाँ से भी ज़रा अलग हो गए, और फिर ये जो मौलाना सलाहुद्दीन हैं हिज़्बुल मुजाहिदीन के अमीर रहे हैं, वो रूहानी शख्सियत हैं, वो कहते हैं उनके मुरीद हो गए, लेकिन वहाँ भी थोड़ी देर रहे। फिर इन्हें पता चला, ये एक अहम बात है इनके मजहबी क़िदे को जानने के लिए सबसे अहम बात यह है कि जब इनको पता चला कि अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं वो रफ़ीक अख्तर साहब के बड़े करीबी मुरीदों में से हैं, तो इन्होंने कहा अच्छा फिर ये रफ़ीक अख्तर साहब के मुरीद हो गए या उनके पैरोकार बन गए। और फिर ज़ाहिर है जब किसी पता चलता है कि बड़ा आदमी या फ़ौज का सरबराह फलां का पीर है, तो फिर पीर साहब के साथ कोई और मुरीद बन के वो पीर भाई बन जाते हैं।
फिर वो और फैसले करते हैं, कुछ और तरह की मुलाकातें होती हैं। ये तो खैर छोटी शख्सियत नहीं थी इमरान खान, लेकिन फिर कियानी साहब, रफ़ीक साहब की वजह से उनके मरीज हुए तो कियानी साहब के। फिर ये जो आखिरी इनका रूहानी तल्लक है वो ये कहते हैं कि ये हुआ बुशरा बेगम के साथ, और फिर ज़ाहिर है उनके साथ शादी होगी और ओन चौधरी साहब ने ये सारा कुछ करवाया था। ये जो साफ़ी साहब फरमा रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि जनाब इन्होंने मज़हब का नाम भी इस्तेमाल कर सके अपनी ज़ात के लिए, मज़हब का सहारा लेते रहे हैं, ले रहे हैं। और जो शख्सियात जिनके ये पैरोकार बने हुए हैं या पैरोकार अपने आप को बनते थे, तब उनसे ये देखते थे कि क्या फ़ायदा मुझे हो सकता है। ये कह लें आपके रियासत मदीना से ज़्यादा ये ज़्यादती रियासत वाली कोई बात है, ये इस तरह की बात है। इसको अगर मैं और ज़्यादा करूँ तो फिर ये इल्ज़ामात और ज़ातियात वाली बात आ जाएगी। मेरे ख्याल इतना ही, इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इनका मजहबी सफ़र 96 में शुरू होता है, जब ये जवेद गामदी साहब के पास जाना शुरू होते हैं। उससे पहले ये दहरिया थे इनके अपने बकौल, और फिर ये मज़हब की तरफ इनका जान हुआ, इनके जहन साफ़ हुए। फिर इन्होंने मर्जी के जो पीर हैं जिनके ज़रिए दुनियावी फ़ायदे भी हासिल किए जा सकते हैं, उनकी मुरीदी इख्तियार की, और फिर आखिरकार ये उस मंजिल पर पहुंच गए कि उस रूहानी शख्सियत से इन्होंने शादी कर ली। और फिर उन्होंने ज़ाहिर है फिर वज़ारत उज़्मा पर भी फ़ायज़ हो गए। हो सकता है रूहानी ताकत के ज़रिए, कहा तो यही जा रहे हैं कि रूहानी ताकत के ज़रिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए मिलाद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।